हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे जो मैथ्स 1 है उसका वीक 7 का ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। और केवल हम क्वेश्चन देखेंगे नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, उसके बारे में कैसे उसको हैंडल करना है, क्या लॉजिक लगाते हैं, क्या उनके पीछे बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपका 3 कॉलम दिया गया है, कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी। कॉलम ए में आपको फंक्शन दिया गया है और कॉलम बी में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन दिया गया है और आपका कॉलम सी में ग्राफ दिया गया है। और आपको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी करेक्ट मैच करना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लिनियर फंक्शन, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये इनका दिया है फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो और ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ और ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अब ये तो पूरा डिटेल वीडियो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक एक चीज़ डिटेल में बताने लगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और जो आपका ग्रेडेड असाइनमेंट का डेडलाइन है वो काफ़ी नज़दीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं दूसरे वाले से, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं जिसको आपको आना चाहिए, यानी कि आपके कुछ फिक्स पैटर्न के कुछ ग्राफ होते हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखते हो। स्टैंडर्ड ग्राफ जो होते हैं, कैसे लिनियर ग्राफ का बनता है, कैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनता है, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ को हम देख लेते हैं और उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हम देखते हैं फंक्शन कितने होते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम देखते हैं तो अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे लिनियर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम वीक 7 में पढ़ रहे हैं और ये जो आपके ऊपर वाले हैं वो ज़्यादातर फंक्शन में क्या किया, प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ लिया है। देखो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक तरीके से। लीनियर फंक्शन क्या होता है, ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होता है। ए और बी क्या होते हैं, ये आपके रियल नंबर्स में होते हैं और ए जो होता है वो इक्वल नहीं होता है जीरो के, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर मान लो कि मैं ए की जगह पर अगर जीरो कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा और ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा और इसको हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है हमारे इस क्लास में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ए जो होगा हम जीरो के बराबर नहीं रखेंगे और कांस्टेंट फंक्शन बोले तो यानी कि आप कोई भी इनपुट दो, एक इनपुट दो, दो इनपुट दो, तीन इनपुट दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो फिक्स मिलेगा, यही वाला आउटपुट मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। अब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या फॉर्म होता है, इसका होता है फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, सी होता है और जो ए बी सी होने चाहिए वो रियल नंबर्स होने चाहिए। और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर आप ए को जीरो के बराबर कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन की मैं बात करूँ तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होते हैं। और यहाँ पे क्या जरूरी होता है, ए एन जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन की बात कर रहे हैं। अगर मान लो जो आपका एन होगा, ए एन होगा, अगर जीरो हो जाएगा तो जो एक्स के पावर एन वाला फॉर्म है, यानी कि जो इसकी डिग्री एन है वो डिग्री एन ना होकर वो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन ये होता है और इसमें एक कंडीशन होता है और ये होता है कि ए एन जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लिखते हैं ए का पावर एक्स। ए जो होगा वो रियल नंबर होता है और ए जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है। ए में क्या हो सकता है आपका, जैसे 2 का पावर x हो गया, ये क्या होगा, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलने का मतलब ये होता है कि अगर आप देखोगे जैसे 2 का पावर x है, अगर कोई नॉर्मल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसका जो ग्रोथ होता है, आप x के इनपुट देते हो तो एक थोड़ा सा क्या होता है कि लिमिट में ग्रोथ होता है। लेकिन जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हो तो जैसे आप 2 का पावर आप 3 किए तो 8 हो गया, 2 का पावर 5 करो तो अब जैसे जैसे x में माइनस से वो करते हो ना, बढ़ाते हो, लेकिन जो आपको आउटपुट मिलता है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल मिलता है, काफ़ी बड़ा सा नंबर मिलता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिवर्स कर देते हैं, उसका इनवर्स फंक्शन लेते हैं, तो वो क्या हमें मिलता है, हमें लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ तो जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये इनका जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ फंक्शन। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने देखा अभी इनका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा और जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ कौन सा फंक्शन है। अब इनका हम ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ की भी नीड होती है और कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि जो लीनियर फंक्शन होता है वो एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, और मैंने बताया कि जब लीनियर आपका इक्वेशन होता है वहाँ पे जो m होना चाहिए, यानी ए जो होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप a इक्वल टू जीरो रख दोगे या फिर आप m इक्वल टू जीरो रख दोगे तो वो लीनियर फंक्शन ना होकर वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और ये देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट b यहाँ पे मिल रहा है ग्राफ में। तो ये भी तो ग्राफ डिजाइन होगा इसका, लेकिन ये क्या होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। आप देखो x की कोई भी वैल्यू ले लो, इसका जो आउटपुट मिल रहा है आपको b ही मिलेगा,
ठीक है, समझ में आया। अगर मैं बात करूँ लीनियर जो आपका फंक्शन होता है उसका ग्राफ, तो ये आप देखो इस तरीके का ग्राफ होता है। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। इसका लीनियर एक आपका लाइन ड्रॉ होता है, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो लीनियर फंक्शन को। ये किसका लाइन है, एफ एक्स जो है एम एक्स प्लस बी के बराबर है। एम क्या होता है, ये आपका स्लोप को डिनोट करते हैं। अब आता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन को हम x की पावर n में डिनोट करते हैं। जैसे n जो होगा वो आपका रियल नंबर होता है, जैसे x का स्क्वायर हो गया। अगर मान लो इसका ग्राफ देखना है तो ये वाला ग्राफ हो गया, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये क्या है, ये x का स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अगर आप एक्स क्यूब की ग्राफ की बात करो, क्यूबिकल ग्राफ की बात करो, तो ये आपका जो दिख रहा है ऐसा, ये क्या है, ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो ये पावर फंक्शन के रूप में होते हैं, एक्स की पावर n के फॉर्म में होते हैं। तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। अब जब अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि मान लो कि एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो कुछ इस तरीका दिखेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x के पावर n के फॉर्म में। तो अगर मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर 1/x स्क्वायर के फॉर्म में है तो कुछ आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का क्या होता है, जैसे मॉड x लेते हो, यानी कोई भी वैल्यू है वो क्या देता है, वो आपका पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न देता है। आउटपुट आप कुछ भी डालो, इनपुट डालो, जैसे -1 किया और इसको आप मॉड लोगे तो ये भी क्या आउटपुट देगा, 1 देगा। अगर आप 1 डालते हो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो कुछ इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीका ड्रा होता है। तो आप इससे आइडिया ले लेना कि जहाँ भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात आए तो इस तरीका कुछ ग्राफ होगा। फिर आता है आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी मैंने बताया कि a की पावर x के फॉर्म में जो भी आपके फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। जैसे y इक्वल टू a का पावर x है और a की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या होगा, a की वैल्यू 1 है तो ये इंक्रीजिंग आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देख रहे हो आप कितना मतलब इंक्रीज कर रहा है। अगर थोड़ा से भी x की वैल्यू में चेंज कर रहे हो, डिफर कर रहे हो, तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, y इक्वल टू ax के फॉर्म में ये आपका ग्राफ हो गया। अगर वही मैं बात करूँ, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है और लेस देन 1 है, तो अगर हम y इक्वल टू ax की फॉर्म को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा y इक्वल टू x में, यानी कि डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा a का पावर x का, ठीक है। अब मैंने बताया कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप इनवर्स ले लो तो ये क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। जैसे इनवर्स लेने की बात मैं बोलूँ कि जैसे अभी ये क्या है, ये a का पावर x है जब a ग्रेटर देन 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ और ये क्या होगा, ये y इक्वल टू एक्स है। क्या है, ये y इक्वल टू एक्स है। तो जब इनवर्स फंक्शन अगर निकालना होगा ax का, तो आप क्या करो, इसके सिमेट्रिक y इक्वल टू ax के सिमेट्री आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे, तो कुछ आपको इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ से कुछ इस तरीके का, मैं इसको डिजाइन करता हूँ, कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। जो क्या होगा, ये इसके सिमेट्री होगा और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। किसके इनवर्स होता है, किसके सिमेट्री होता है, तो y इक्वल टू एक्स के क्या होता है, सिमेट्री होते हैं। ऐसे ही अगर मान लो कि ax है और a डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसका आप क्या ले लोगे, अगर इसका आप लॉगरिथमिक ले लो, इनवर्स फंक्शन ले लोगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, y इक्वल टू लॉग ax का, लॉग x बेस a का, जब a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और a से क्या हो, 1 से कम हो, तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, जैसे साइन फंक्शन हो गया, कॉस का फंक्शन हो गया, टेन का फंक्शन होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका साइन का ग्राफ है, यानी साइन फंक्शन है, ये साइन एक्स का मान लो या फिर साइन टी बोलो। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है। क्योंकि कैसे ये बनता है आप समझे होगे कि साइन 0 की अगर एक्स की वैल्यू आप 0 रखते हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और फिर क्या होता है, इसका जो पीरियड होता है वो कहाँ तक होता है, वो 2π तक होता है। यानी कि आप यहाँ से देख लो, ये यहीं तक क्या होता है, ये बार बार यही इसी पीरियड में रोटेट करता है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, ये साइन टी का ग्राफ यानी साइन एक्स का ग्राफ है। अगर मैं वही बात करूँ कॉस फंक्शन की, तो कॉस फंक्शन जो होता है वो देखो, और इसका ये भी रखना कि जो इसकी वो होती है, जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 1 से लेके -1 तक जाती है। और इसमें भी देखो ये भी इसका जो रेंज होगा 1 से लेके -1 तक होगा। और यहाँ पे आप देख लो कि जो साइन जो कॉस एक्स का फंक्शन होता है कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका भी पीरियड क्या होता है, 2 होता है। अगर मान लो कि वही हो गया y इक्वल टू कॉस एक्स, अगर आपको मान लो ये फंक्शन निकालना है, कॉस एक्स फंक्शन में अगर आप 2 ऐड करके निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे 1 यूनिट ये था, अब 2 प्लस कॉस एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट यहाँ पे जोड़ दोगे, तो ये यहाँ पे आएगा, कट करेगा, और ये क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ यहाँ से डिजाइन होगा। तो समझ में आ गया कि 2 प्लस कॉस एक्स कैसे डिजाइन करेंगे। वैसे ही अगर मान लो निगेटिव में जाना होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला कॉस एक्स है और जो रेड वाला है वो क्या है, माइनस कॉस एक्स को शो करेगा। अब आता है tan x का क्या होता है, ग्राफ कैसा दिखता है। तो ये आपका tan x का ग्राफ है, ठीक है। ये वाला क्या है, इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है और ये क्या होगा, 0 से होके जाता है।
तो हमने क्या किया, हमने सारे ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया, ओवरव्यू ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम रेडी हैं अपने पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 3 नेचुरल लॉग लिखा हुआ है और x-2। अब ये साफ साफ दिख रहा है ये नेचुरल एल्गोरिदम है, तो आपका ये कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। अब दिया हुआ है fx = 10 - 4x। अब बताओ ये 10 - 4x है, ये अभी हमने देखा ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, तो ये किससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर x, अभी मैंने बताया कि 2 का पावर x या फिर a के पावर x के फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, तो ये यहाँ पे मैच करेगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ax² + bx + c के फॉर्म में है, यानी x² के फॉर्म में है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब हमारे ग्राफ का यहाँ पे यूज आएगा। अभी हमने देखा था किसका, लीनियर फंक्शन अभी देखा था। तो अब देखो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है, और अगर मान लो डिक्रीजिंग होता तो ये इस तरीके का डिक्रीजिंग निकलता है, यानी कि एक लीनियर लाइन होता है। तो आप देखो लीनियर जो फंक्शन है यहाँ पे उसका ग्राफ कैसा होगा। जो लीनियर फंक्शन है आपको देखो इन पिक्चर्स में से कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक लीनियर ग्राफ, तो ये क्या होगा, ये लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको आप मैच करोगे इससे। अब मैं बता दूं आपको कि लीनियर फंक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज करो अगर मान लो इसको मुझे देखना है कि ये लीनियर है या क्या है, इसका ग्राफ मैं निकालना चाहूँ, तो हमें फंक्शन क्या मिला हुआ है, हमें जो फंक्शन मिला है वो क्या मिला है, fx = 10 - 4x मिला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार x = 0 पुट करता हूँ। तो जब x = 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y = क्या मिल जाएगा, 10 - 0 मिलेगा, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 है, इनपुट 0 देते हो, तो ये जो लीनियर फंक्शन है वो आउटपुट क्या देगा, 10 देगा। तो आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, यानी कि एक यहाँ पे पॉइंट होगा, ये 0,10 होगा, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू क्या करूँ, आप दूसरा वैल्यू आप करते हो इसी फंक्शन में, अगर मैं y = क्या पुट कर दूँ, अगर मैं y = 0 पुट कर दूँ, तो आपका जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा y = 10 - 4x है। अब मुझे 0 पुट करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 10 - 4x हो जाएगा, और 4x = क्या होगा, 10 होगा, और x = क्या हो जाएगा, 2.5 होगा। तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 2.5 डालोगे तो आपको y क्या मिलेगा, y आपको 0 मिलेगा। तो एक आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहाँ पे देखो ये 2 और 3 के बीच में है, ये कौन सा पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2.5 और 0। अब ये आपको 2 पॉइंट मिल गए, और इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। यही क्या होगा, आपका लीनियर फंक्शन इसका शो करेगा, ये 10 - 4x होगा। तो आपने देखा आपका लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग जो ग्राफ दिए गए उनको बना सकते हो, उनको ड्रॉ कर सकते हो। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो स्टैंडर्ड जो आपका होता है ग्राफ होता है वो क्या होता है। आप यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन ये x² के फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। तो अब देखो यहाँ पे किससे मैच कर रहा है, तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। किसका होगा, x² - 4x + 4। अब इसको डिजाइन कैसे करते हो, अगर मान लो थोड़ा सा आइडिया लेना हो, तो जैसे आपका फंक्शन क्या दिया गया, x² - 4x + 4 दिया गया, ठीक है। अब इसका अगर आप क्या निकालो, इसका अगर आप रूट निकालो, तो ये आप ऐसे इसको करोगे x - 2 होगा। अब ये आपको क्या मिल गए, ये आपको जीरोस मिल जाएंगे, यानी कि एक ये जो आपका जीरो होगा यानी 2 पे ये क्या करेगा, कट करेगा एक्सिस को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे वेरीफाई कर सकते हो क्या हाँ कट कर रहा है, ये जो ग्राफ है 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फंक्शन को यहाँ पे मैच कर दिया। अब हमारे पास बचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देखा था, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो कि कुछ इस तरीके का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो हमें पता है कि ये वाला क्या है, ये वाला, तो ये क्या होगा, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ये कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। अब आया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन देखो आप कहाँ पे देखा था हमने, ये वाला क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। देखो क्या होता है, ये इस तरह का ग्राफ होता है, और जो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका वर्टिकल एसिम्पटोट वाई एक्सिस होता है। क्या होता है, वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो जो यहाँ पे इसका आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मुझे पता है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है,
वो क्या होगा, वो आपका वाई एक्सिस होता है। तो ये क्या है, ये वाला देखो, इसका वर्टिकल एसिम्पटोट क्या दिख रहा है इस ग्राफ का, वाई एक्सिस दिख रहा है। तो जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा। और वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी आप वो कर सकते हो, इसका जो वर्टिकल एसिम्पटोट होता है वो क्या होता है, वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा, वो एक्स एक्सिस होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस वर्टिकल एसिम्पटोट है, और ये जो ग्राफ का ये लाइन है, ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो जीरो के क्लोज जाएगा, लेकिन इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एक्स एक्सिस, और आपका जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा, उसका वर्टिकल होगा, सॉरी उसका वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा, वो वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। अब थोड़ा कुछ ज़्यादा उलझ गया है, मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से कर देता हूँ। तो जो इसका आंसर होगा वो मैं मार्क कर देता हूँ, वो आप देख लेना। इसका जो होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो 1 है वो कहाँ मैच कर रहा है, 1 मैच करेगा डी से, यानी कि जो फर्स्ट वाला दिख रहा है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो सेकंड नंबर वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो बी सी डी ये वाला जो होगा, सेकंड वाला जो है वो कौन सा फंक्शन है, ये आपका लीनियर फंक्शन है, सी से मैच करेगा। फिर वैसे ही आप देखोगे A3 जो आपका ए है, थर्ड का है वो ए से मैच कर रहे हैं, 2 का पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जो है आपका करेक्ट होगा वो होगा 4 जो होगा वो आपके बी से मैच करेगा, यानी कि ये वाला जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इस तरीके से कुछ इसका राइट आंसर हो गए। इसके जो राइट आंसर होने वाले हैं वो होंगे ए, डी, एफ और जी। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहते हैं सपोज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड जी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाई एफ एक्स एंड जी एक्स इंटरसेक्ट एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो। ये बोल रहा है कि जो आपका एफ एक्स है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जी एक्स क्या है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एफ एक्स जो है और जी एक्स ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट जब करेंगे, किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू जब जीरो, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। और हमें पता है कि जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो एफ एक्स जीरो और इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स जीरो होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बताना है इन वाले दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो देखो इसको हम सही तरीके से मतलब सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है हम खुद से डिजाइन कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं एफ एक्स को, और जो जी एक्स है हम पहले लिख लेते हैं। जो एफ एक्स है वो क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो जी एक्स है ये क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये बोल रहा है कि x इक्वल टू एक्स जीरो पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एफ एक्स जीरो इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स जीरो होगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके का प्लॉट करते हैं। जैसे हमने माना कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका जी एक्स है। देखिए आप ये डिक्रीज कर रहा है। और अब एक फंक्शन लेना है हमें एफ एक्स जो इंक्रीज करेगा। तो हमने माना कि ये जो कुछ फंक्शन इस तरीके का है, और ये क्या है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, ये एफ एक्स है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये क्या दिख रहा है आपको, डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये बोल रहा है कि x इक्वल टू एक्स जीरो पे, यानी कि कहीं ऐसा एक पॉइंट एक्स जीरो होगा जहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एफ एक्स जीरो की वैल्यू होगी वो जी एक्स जीरो की वैल्यू के बराबर होगी। तो आप यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। अब मैं जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगा तो आप यहाँ पे गौर करना है, तब आपका ऑप्शन यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ कैसे ही सही हो रहा है। अब ये देखो कि ये जो होता है, जब हम इधर जाते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और जब आप इधर जाते हो तो क्या होती है, x की माइनस घटती है, x की वैल्यू घटती है। अब ये मान लो कि कोई पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब मान लो कि मैं इसको पॉइंट को मान लेता हूँ, ये जो पॉइंट है वो x1 में मान लेता हूँ। क्या है, ये x1 पॉइंट है। अब सपोज करो मैं fx की बात करूँ, अगर मान लो अभी ये वाला fx की डिजाइन है, ये जो है fx का ग्राफ है। अब fx से जब हम ग्राफ देख रहे हैं तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी x0 से बढ़ा के हम x1 की तरह जा रहे हैं। जैसे x1 पे कुछ यहाँ पे इसका आउटपुट दे रहा होगा, और जब x1 को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, आप यहाँ पे देखना, जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखना हम क्या करते हैं, अगर हम इधर जाते हैं तो क्या होता है, ये आपका वैल्यू x का बढ़ता है, और इधर क्या होता है, वैल्यू x का घटता है। अब जब हम देखो यहाँ पे हैं तो इसका जो आपका आउटपुट आ रहा है एफ एक्स का, वो क्या आ रहा है, y क्या है, यहाँ पे जीरो। और जैसे जैसे हम x ही बढ़ा रहे हैं वैल्यू, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो आपका एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्स जीरो पे यहाँ पे है, और जैसे हम x1 पे आएंगे यहाँ पे क्या होगा, x1 की वैल्यू x0 से बड़ी है, तो इसका जो रिटर्न कर रहा है फंक्शन वो भी क्या करेगा, जो उसका आउटपुट रिटर्न करेगा वो भी ज़्यादा रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं gx की बात करूँ, जो gx है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब gx की मैं बात करूँ, अगर आप देखो कि gx में ये हो रहा है कि यहाँ पे आप देखो x0 पे जो आउटपुट दे रहा था इसका फंक्शन, वो क्या दे रहा था, वो मैक्सिमम दे रहा था। मैक्सिमम भी बोलो मतलब x1 के मुकाबले में जो इसकी वैल्यू थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे आप x1 की तरफ जा रहे हो तो gx देखो क्या हो रहा है, उसकी जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या इस तरीके के देखते हुए कि जो fx है वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जो gx है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो fx होगा, fx की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल होगी
जी एक्स के कब, जब फॉर ऑल x1 बोलो आप इसको, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x0। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। अभी fx की वैल्यू लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि x1 क्या है, यहाँ पे x1 क्या है, राइट साइड में है, तो x1 क्या है, x0 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देखो x0 पे आपकी fx की वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पे थी, यहाँ पे कुछ आपकी वैल्यू थी fx की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ, मैं बढ़ाया तो अब ये x1 यहाँ पे आ गया और जो fx की वैल्यू निकल के आई वो कहाँ आ गई, ये यहाँ पे आ गई, यानी कि इसका जो आउटपुट आया वो बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। fx जो हो रही है वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम x1 बढ़ा रहे हैं यानी x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो fx जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी बढ़ रहा है। अब क्या करें, अब gx को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अब जब gx को देख रहे हो कि जो gx की वैल्यू थी वो x0 पे यहाँ पे थी, अब हमने क्या किया, जीरो जो x0 से इधर गया, अब मान लो कि अब यहाँ पे आया, तो आप देख रहे हो ये ग्राफ कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, और इसका जो आउटपुट है वो अब यहाँ पे आ गया। यानी कि आप देख रहे हो कि जो gx है वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आप ये आराम से बोल सकते हो कि fx, अगर मान लो x1 की तरफ अगर बढ़ रहे हो तो fx क्या होगा, उसकी आउटपुट बढ़ेगी और gx की क्या होगी, घटेगी। और इसके जस्ट अपोजिट अगर बोल दो आप, जैसे अगर मैं बोलूँ gx क्या होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल होगा fx के, कब, जब इसको आप उल्टा कर दो, फॉर ऑल x0 जो होगा, अगर इसकी तरफ बढ़ोगे तो आप क्या होगा, जो gx होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी और वो fx क्या होगा, वो घटेगा या फिर उसके इक्वल होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो उसको। अगर मैं मान लो कि जो gx है, मैं अब इसके साइड में जा रहा हूँ, x0 से इधर जा रहा हूँ, तो आप देखोगे जो gx है वो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझना है, हमें ये दो आपके मिले ऑप्शन कि अगर मान लो x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x0 है तो क्या होगा, fx जो होगा वो gx से बड़ा होगा। तो आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, और जो ये है ये क्या होगा, ये राइट हो जाएगा। और ये तो क्या है, जस्ट इसके अपोजिट में है, तो वो तो होने वाले नहीं है। जैसे अब यहाँ पे बोल रहा है gx इज ग्रेटर देन fx और ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन क्या है, x0, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब आता है ये वाला कंफ्यूजिंग जो हमारा दिखा रहा है बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा कि नहीं होगा, तो हमें पता है कि अगर मान लो कि fx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो आपका gx है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है x0 पे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट जैसे x इक्वल टू x0 होगा, तभी ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि x1 जो बोल रहा है यहाँ पे, ये तो सही है कि x1 इक्वल टू gx1 होता है जब इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन गलत दिया हुआ है, क्योंकि जब भी x1 जो होगा अगर वो x0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और ये क्या होगा, जो fx होगा वो ज़्यादा रिटर्न करेगा वैल्यू gx के मुकाबले। समझ में आया। तो यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया गया है ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही जो होगा, ये एक क्या मिलेगा, एक ही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन था x इक्वल टू x0 पे क्या है, fx और gx क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वो x0 होगी, और x0 पे दोनों का जो आपका मिलेगा आउटपुट वो क्या मिलेगा, वो सेम मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसके दो ऑप्शन राइट होंगे, ए जो राइट होगा ये वाला राइट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ से क्या है ना, यहाँ से लिमिट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और लिमिट काफ़ी हार्ड नहीं है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ आपको बेसिक से स्टार्ट करके मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना होता है। फिर आप क्या करोगे, आप इसके बेसिस से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सेट में आप आराम से कर लोगे। जैसे आप लिमिट में ये ध्यान रखना कि अगर लिमिट में अगर नॉमिनेटर अगर है, वो अगर नॉमिनेटर में n है और इसको बढ़ाना है, n को टेंस करना है इन्फिनिटी की तरह, तो ये क्या होगा, इस तरीके से अप्रोच आप ना करना, क्योंकि जो भी आपका आउटपुट आएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो अगर मान लो कोई फंक्शन में क्या है, कोई फंक्शन में मान लो कि n आपका दिया गया है, मान लो कि n स्क्वायर को दिया गया है, n दिया गया है, तो इसको नॉमिनेटर से हटा के क्या लाना, उसको डिनोमिनेटर में ला के सोचना, इसको कहाँ पे ले आना है, आपको डिनोमिनेटर में ले आना है। कुछ भी करो, इनटू करो, डिवाइड करो, कैसे भी करके क्या करना है, इसको n को नीचे लेके आना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मान लो अब क्या करोगे, n को टेंस करोगे इन्फिनिटी की तरफ, तो ये क्या होगा, अब आप जानते हो कि 1/n है। ठीक है, अगर मान लो कि 1 है, अगर n की वैल्यू मान लो कि हमने क्या किया, n की वैल्यू हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 2 रखा, तो अब बताओ ये क्या रिटर्न करेगा। अगर 1/n है तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर n इक्वल टू 1 है तो ये जो फंक्शन होगा इसको मान लो fx ही मान लो, तो जब fx में क्या करोगे, n इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 रिटर्न करेगा। अब मान लो कि अब n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1/2 करोगे तो ये 0.5 करेगा। ऐसे ही अगर मान लो कि ये 3 करोगे तो क्या होगा, n इक्वल टू 3, ये 0.33 करेगा। यानी कि जब आप इन्फिनिटी की तरह लेके जाओगे ना, n को इन्फिनिटी रखोगे तो ये अप्रॉक्स 0 के करीब में पहुंच जाएगा। इसको एकदम बराबर 0 नहीं कहोगे, जैसे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के करीब में पहुंच जाएगा।
ठीक है, क्या करोगे, ये 0 पॉइंट के समथिंग जाएगा। देखो आप देख ही रहो कि 1 से क्या हुआ, माइनस हुआ, 0.5 हुआ, 0 से कम हुआ, 0.33 हुआ। तो जब आप नीचे वाले को बढ़ाओगे, इन्फिनिटी की तरह लेके जाओगे, तो ये जो वैल्यू आएगा, जो फंक्शन आएगा, वो क्या आएगा, वो रिटर्न करेगा 0, 0 के अप्रॉक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो समझ में आ गया। तो जहाँ पे आपको n वैल्यू दे और n को टेंस करे इन्फिनिटी की तरफ, तो उसको कहाँ पे लेके आना है, आपको उसको कोशिश करना है एक डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। हमें ये दिया गया है, एक आपका सीक्वेंस दिया गया है, an इक्वल टू 12n स्क्वायर अपॉन 3n प्लस 4 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 3 और ये दिया है n प्लस 18, ये दिया गया। तो सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे n को इन्फिनिटी तक टेंड किया हुआ है, लिमिट an निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, n नीचे आ रहा है। तो n को हम क्या करेंगे, n नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर क्या है, वो ऊपर भी आ रहा है। तो n स्क्वायर अगर ऊपर है तो ये क्या कर देगा, ये इस इक्वेशन को क्या कर देगा, इन्फिनिटी तक लेके जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इसकी कुछ वैल्यू है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 3n प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा, n प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा आपका 12n स्क्वायर और इससे इंटू हो जाएगा, तो ये होगा n प्लस 18 और यहाँ पे माइनस, और इससे इंटू होगा 4n स्क्वायर प्लस 3 और इससे इंटू करोगे तो क्या होगा 3n प्लस 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई और करो, तो आप इसको लिख सकते हो 12n का क्यूब हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 216n स्क्वायर और ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, 4 3 जा 12n स्क्वायर और 4 4 जा 16, ये माइनस ही रहेगा, माइनस 16n स्क्वायर और ये प्लस 3 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 9n और ये क्या हो जाएगा माइनस 12 और नीचे क्या होगा, नीचे को भी आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा, 3 इंटू 18 ये हो जाएगा 54n और 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 4 इंटू 18 करोगे तो कितना होगा, ये होगा 72। अब इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हो कि 12n क्यूब है यहाँ पे, ये क्या है, ये भी n क्यूब होगा, 4n स्क्वायर इंटू 13 ये n क्यूब होगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि 12n क्यूब और माइनस 12n क्यूब कट आउट हो जाएगा। यहाँ पे 216n स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 16 है, ये क्या होगा, अगर आपस में ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा 200n स्क्वायर माइनस ये क्या है, माइनस 9n है तो यहाँ पे 9n होगा और ये क्या है माइनस 12। नीचे क्या बचेगा, नीचे आपको दिखेगा 3n स्क्वायर प्लस 54 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58n और प्लस 72। अब क्या करो, इस इक्वेशन को यानी कि आपको n स्क्वायर को क्या करना है, नीचे लाना है, n को नीचे लाना है। तो आप क्या करो, सबको n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 200n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 9n अपॉन n स्क्वायर माइनस 12 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो होगा ये होगा 3n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 58n अपॉन n स्क्वायर प्लस 72 अपॉन n स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस नहीं होगा, अगर n स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों आप इंटू कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपको वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाली है। तो हमने क्या किया, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर निकल जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर, ये एक n यहाँ बचेगा और यहाँ पे क्या होगा, n स्क्वायर आएगा, इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर निकल गया और ये n से ये n निकल गया और 72 अपन ये हो गया। तो हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, आप लिखोगे an इक्वल टू जो बचेगा, ऊपर बचेगा 200 माइनस 9 अपॉन n यहाँ बचेगा और ये क्या बचेगा माइनस 12 अपॉन n स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3 प्लस 58 अपॉन n और ये क्या होगा, ये होगा 72 अपॉन n स्क्वायर होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट लेना है। अब हमें लिमिट क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको लिखता हूँ मैं। अब आपको करना है कि जो लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट an और आपको n क्या करना है, टेंस टू इन्फिनिटी करना है। अब देखो यहाँ पे 200 है और ये नीचे n यहाँ पे है, तो मैंने बताया कि जब नीचे 1/n में हो जाता है और इसको इन्फिनिटी तक टेंड करते हो तो ये क्या देगा, ये 0 वैल्यू देगा। अगर माइनस 12/n स्क्वायर है, अगर इसको आप इन्फिनिटी तक जाते हो तो ये क्या देगा, ये भी 0 देगा, यानी कि 200 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो 200 ही आएगा। और यहाँ पे जब n को टेंड करोगे इन्फिनिटी की तरफ तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 58 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी होगा तो 0 होगा, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो भी होगा ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 3 से ऐड करोगे तो यहाँ पे 3 ही आएगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो जो आपका वैल्यू आएगा लिमिट का वो कितना आएगा, 66.66 आएगा और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो समझ में आया, काफ़ी मतलब इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आराम से अगर मान लो कि ये आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे अप्रोच करते हैं तो आराम से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इन द ग्राफ गिवन बिलो हाउ मेनी ऑफ द कर्व्स हैव अ यूनिक टेंजेंट एट द ओरिजिन
0 0 में बताना है कि कितने ग्राफ के मतलब कितने 1 2 3 4 ग्राफ दिए गए, तो कितने ग्राफों के आपके क्या हो यूनिक टेंजेंट हो, कहाँ पे आपके ओरिजिन पे बताना है। 0,0 पे क्या करना है, आपको टेंजेंट बताना है कि किनका किनका यूनिक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपके 4 ग्राफ दिए गए हैं। आपको इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और वो है क्या, वो आपको टेंजेंट निकालने आना चाहिए। टेंजेंट टू कर्व क्या होता है, तो आपको इसको ध्यान से समझना। जो टेंजेंट टू कर्व होता है वो क्या होता है, अ टेंजेंट लाइन टू ए कर्व सी एट ए पॉइंट P on C is line represented the instantaneous direction। अब यहाँ पे ये देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। जो आपका टेंजेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मान लो कोई पॉइंट है, कुछ ये डायरेक्शन इस मूव में मूव कर रहा होता है, तो जो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा इसको हम लेते हैं कि ये कहाँ आगे जाएगा, ये इधर जाएगा। अगर मान लो इस साइड मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन इंस्टेंट जो डायरेक्शन होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन इन विच द कर्व C moves at a point P। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट क्या होता है। तो जब अभी तक हम जो समझते आ रहे हैं कि मतलब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसा तो होता ही है, लेकिन जो अगर आप इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करो तो आपको ये समझ में आएगा कि जो टेंजेंट होता है वो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि ये क्या है, ये आपका ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ ये जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक ग्राफ है यहाँ पे, और ये यहाँ से मुड़ गया। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, शार्प टर्न ले रहा है, यहाँ पे जा रहा था और यहाँ पे क्या हो गया, शार्प टर्न ले लिया। जब शार्प टर्न लेता है या फिर शार्प कॉर्नर बोलो, अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे पॉइंट बन रहा है P, मान लो कि मैं यहाँ पे पॉइंट बनता हूँ P, और आप ये देख रहे हो कि यहाँ से रिटर्न होके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इस तरीके से रिटर्न होके इधर जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट माना, एक पॉइंट यहाँ पे मानता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट मानता हूँ Q। ये क्या है, एक Q पॉइंट है और यहाँ पे P पॉइंट है। अब मैं दोनों जगह क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पता है टेंजेंट क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम इस वाले पॉइंट पे Q वाले पॉइंट पे डायरेक्शन मतलब टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये जो पॉइंट है वो किधर जा रहा है, वो इधर जा रहा होगा या फिर इधर जा रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे केस में इधर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ होगा, इस तरीके का टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब P की पॉइंट देखो, अब P मान लो कि यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर है, तो जो P है, अगर मान लो कि हमें ये वाला भी छोड़ दो, ठीक है, ये वाला आप देखो ना कहाँ मुड़ रहा है। अब अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर मान लो कि अभी आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोले तो आप क्या ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करोगे इससे आगे बढ़ाओगे, जो इस तरीके का होगा ये आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आप ये वाला देखो, तो ये वाला पॉइंट के लिए आप कुछ इस तरीके का भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जहाँ शार्प कॉर्नर होता है वहाँ पे आपका यूनिक टेंजेंट नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे आपका यूनिक टेंजेंट नहीं होता है, आप एक से ज़्यादा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। टेंजेंट क्या होगा, आपका यूनिक होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जैसे Q जो है वो क्या है, वहाँ पे एक टेंजेंट है, ये इसको दिखाता है, और जो P है यहाँ पे डायरेक्शन ही नहीं पता चल रहा है, जो इसका इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा क्या हो रहा है, टेंजेंट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे ये भी एक टेंजेंट हो गया, ये भी टेंजेंट हो गया। लेकिन जो टेंजेंट का मेन प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, वो लाइन रिप्रेजेंट, वो जो लाइन होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहाँ पे शार्प कॉर्नर होता है वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पे ये देखो कि क्यू जैसा आपका होगा, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका टेंजेंट होगा जो कि इसके इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑफन ए लाइन विच टचेज ए कर्व एट ए पॉइंट देन द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर मान लो कि एक ही पॉइंट पे अगर वो लाइन कट करता है कर्व को, तब क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट दैट पॉइंट। उस वाले पॉइंट के लिए, उस कर्व के लिए क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट के लिए यहाँ पे बनता है वो क्या होगा, वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा। अब इसी को हम दूसरे वाले भी एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। जैसे जब आप फ्लोर के बारे में पढ़ोगे, ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फ्लोर है। अब इसमें देखो, इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा, लेकिन अब हमें पता नहीं है, जैसे मान लो इस वाले पॉइंट को मैं लूँ, अब मुझे ये पता नहीं है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये कुछ इस तरीके से भी जा सकता है, कुछ इधर भी जा सकता है, क्योंकि इसमें ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका कुछ टेंजेंट इस तरीके का भी ड्रा कर सकते हो, इस तरीके का भी कर सकते हो, इस तरीके का भी कर सकते हो, क्योंकि हमें तो डायरेक्शन पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप टेंजेंट जो होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। तो हम टेंजेंट वहीं पे यूनिक लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, वही पॉइंट उस कर्व का उस पॉइंट पे टेंजेंट कहलाएगा। जब वो लाइन क्या करे, टचेज ए कर्व एट ए पॉइंट देन द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। समझ में आया। तो अब इस वाले अप्रोच को देखते हुए आप इस पर अप्लाई करो। तो अब ये की कॉन्सेप्ट याद रखना कि जहाँ पे शार्प कॉर्नर हो वहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यही दिखा लो कि मतलब जो भी आप अप्रोच करने से पहले आप देखो कि कहाँ पे शार्प कॉर्नर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कर्व 1 में यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बन रहा है, कर्व 2 में देख रहे हो कि यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बन रहा है,
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट हो गए, आपके यूनिक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट होगा, कर्व 1 भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, कर्व 2 भी नहीं हो सकता टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। अब देखो कर्व 3, कर्व 3 देख रहे हो, यहाँ पे आपको कहाँ पे लेना है, आपको ऑरिजिन पे लेना है, 0,0 पे लेना है। अगर आप इसकी बात करो, अगर मान लो कि इसका आपको टेंजेंट बनाना हो तो कुछ इस तरीके से आप टेंजेंट क्या कर सकते हो, इसका ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, मान लो कि ये एक पार्टिकल एक पॉइंट है, अगर मान लो कि इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हम इससे ही कर सकते हैं, इसका इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन लेते हैं टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, तो हमें पता है कि आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ टेंजेंट इसका ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके का शो करेगा। तो यहाँ पे 1 और 2, ये क्या है, 2 आपके जो कर्व है वहाँ पे उसके यूनिक टेंजेंट है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, 2 आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात जो होती है आईआईटी मद्रास की, वो क्या करता है, वो आपको हेल्प करता है, वो आपको हिंट देता है। हिंट बोले तो आपको देखो पहले ही सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं वो गिवन है, और इन्हीं गिवन फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको ये वाला जो लिमिट दिया गया है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, आप इसको नाम भी दे देना, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन है। इससे बोल रहा है कि अगर log 1 + x हो और नीचे क्या हो x हो, तो इसकी जो लिमिट की अगर लेते हो तो लिमिट क्या होगा, इसका 1 आएगा। अगर वही आप बोलो e का पावर x है, -1 है, और इसको डिवाइड कर रहे हो x से, तो ये क्या होगा, अगर इसका जो आपका पावर है उसी से आप डिवाइड कर रहे हो तो इसका भी वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, और इसको मान लेते हैं कि क्या इक्वेशन 2 है, यानी कि दूसरा फॉर्मूला है। फिर आप देखो अगर n है और इसको इंटू किया गया √2πn और नीचे डिवाइड किया गया n फैक्टोरियल से और पूरे का पावर 1/n है, तो ये क्या देगा, ये e इसके बराबर होगा। ये मान लेते हैं ये तीसरा वाला फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला कहता है कि अगर n अपॉन आपका जो आपका अंडर रूट है और उसका जो आपका वो है इसे स्क्वायर रूट बोलते हो, जैसे n इसका क्या है, इसका n रूट है और अंदर क्या है n फैक्टोरियल है, तो इस तरीके का अगर इक्वेशन होता है उसका हम n लिमिट लेते हैं तो ये क्या होता है, e के बराबर होता है, और इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये आपका फोर्थ फॉर्मूला गिवन है। अब क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा जो ये जिसको सॉल्व करना है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया इक्वेशन, ये दिया गया है e इंटू अंडर रूट n फैक्टोरियल, और ये क्या है, इसका रूट है n, ठीक है। और अंदर आपका दिया गया है log 1 + 28/n, और ये क्या है माइनस, और ऊपर दिया गया e, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका जो सेट होगा अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन है, ये 21/n, और ये क्या है -1, और नीचे क्या डिवाइड किया गया, इसको डिवाइड किया गया √2πn, और इसका पावर कितना है, 1/n है। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इस वाले को मैं देख रहा हूँ, तो इस वाले को देख के मुझे ये वाला फॉर्मूला पता चलता है। यहाँ पे है कि अगर n अपॉन, अगर मान लो कि ये है n फैक्टोरियल है, तो ये e के बराबर होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला 4 यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और इसको फॉर्मूले 4 की तरह लेकर इसको डिजाइन करना होगा। कहीं ना कहीं मुझे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि आपको यहाँ पे लिख देना है कि क्या होगा, यहाँ पे 4 वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ज़्यादा आपको समझ में आए। ये आपको दिख रहा है इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे 4 अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन को जब देख रहे हो, log 1 + 28/n, अब हमें फॉर्मूला गिवन है log 1 + x/x क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लो कि इस वाले इक्वेशन को मैं कुछ इस फॉर्म में अगर मैं चेंज कर दूं, तो यहाँ पे क्या मैं इस वाले फॉर्मूला को लगा सकता हूँ। तो मान के चलो आप हिंट के रूप में आप ये यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो फॉर्मूला 1 है उसको मुझे अप्लाई करना है, उसको पहले इसके फॉर्मेट में चेंज करना है, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। अब इस वाले इक्वेशन को देखो, ये e के पावर में है। अब ये देखो e का पावर x हो और -1 हो और डिवाइडेड बाई x हो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। नीचे देखो √2πn है, ये कुछ इस तरीके का मिलता जुलता है, यानी कि जो थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था कुछ इस तरीके का है। तो इस वाले इक्वेशन को मैं थर्ड वाले फॉर्मूला की तरह कन्वर्ट करने की चाहूँगा, जिससे कि मैं क्या करूँ, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, जो मैंने फॉर्मूला उसके ऊपर लिखा हुआ है, उस वाले इक्वेशन को मैं उस फॉर्मूले वाले इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि मैं क्या कर सकूँ कि मैं वहाँ वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे फोर्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मेरा जो पहला स्टेप होगा, मुझे ये दिख रहा है कि ये क्या है, फोर्थ वाला फॉर्मूला दिख रहा है n अपॉन अंडर रूट है। यहाँ पे भी हमें ये वाला इक्वेशन मिल रहा है। अब हमें मुझे n चाहिए, तो मुझे अगर n चाहिए तो मैं ये क्या करूँ कि मुझे अगर मैं ऊपर n से इंटू कर दूँ और नीचे n से डिवाइड कर दूँ, तो क्या मुझे इक्वेशन पे कोई डिफरेंस पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन तो ऐसा ही रहेगा, n फैक्टोरियल ही रहेगा, और मुझे इसको इस तरीके से बनाने के लिए, फोर्थ वाले फॉर्मूले की तरह बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको देखते हुए
मैं यहाँ पे ऊपर n से इंटू कर रहा हूँ और नीचे क्या कर रहा हूँ, सबको n से डिवाइड कर दे रहा हूँ कि जिससे कोई डिफरेंस ना पड़े। ठीक है, अब आगे देखो, आगे जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है वो दिखा हुआ है log 1 + 28/n लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 की तरह जैसा फॉर्मेट है इसका। तो आप ये देख रहे हो कि log 1 + x होता है और नीचे अगर x है और x से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाता है। अब देखो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 28/n है। अगर मान लो कि मुझे इस तरीके से का फॉर्मेट से इसको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे x से डिवाइड करता हूँ तो 1 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं 28/n से डिवाइड कर रहा हूँ और मैं इसको मैनेज करने के लिए क्या करूँगा, अगर मैंने डिवाइड किया तो ऊपर मैं क्या करता हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए 28/n से इंटू कर दिया, जिससे कि इक्वेशन में कोई डिफरेंस ना आए। कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं देख रहा हूँ सेकंड वाला इक्वेशन, इसमें दिया हुआ है e⁻21/n है और -1 है। और आप देखो सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो e⁻x -1 और नीचे अगर e जो भी रहता है x है, तो अगर x से मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, e⁻21/n है, यानी कि x की जगह पे 21/n है और क्या डिवाइड हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है। अब मुझे अगर इसको x के फॉर्मेट में x की जगह पे 21/n है, अगर मान लो इस वाले फॉर्मेट में करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, x से नीचे डिवाइड करना होगा और x यहाँ पे क्या है, 21/n है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे इसको 21/n से डिवाइड कर देता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, ऊपर भी इंटू कर देता हूँ 21/n से। तो ये वाला कुछ मेरा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब बचा अपना तीसरा वाला जहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे मुझे गिवन है √2πn और इसका जो पावर है वो है 1/n। ठीक है, और इसको मुझे कन्वर्ट कैसे करना है, थर्ड वाले फॉर्मूला की तरह इसको कन्वर्ट करना है, ये वाला फॉर्मूला की तरह। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n से इंटू किया गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि n नहीं है, n यहाँ पे नहीं गिवन है। हमें मुझे क्या करना होगा, n से पहले मल्टीप्लाई करना होगा और फिर यहाँ पे n फैक्टोरियल भी है, n फैक्टोरियल का पावर 1/n है, तो मुझे इससे डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं इस तरीके से बनाने के लिए मैं यहाँ पे n से पहले इंटू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या n है, और मैं क्या करूँगा, और n फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल, लेकिन इसके ऊपर क्या है, 1/n है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल और इसका पावर 1/n लेना होगा। ठीक है, इससे मैं इंटू कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे इंटू कर रहा हूँ तो कुछ डिफरेंस ना हो, बैलेंस करने के लिए क्या होगा, अगर मैं इसको इंटू कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसी से डिवाइड कर ले रहा हूँ और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और इसका पावर क्या होगा, 1/n। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये मुझे फॉर्म हो गया। अब ध्यान से देखना, पूरा आपका इक्वेशन सॉल्व होने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि ये वाला जो आपका इक्वेशन आएगा, जो ये पूरा इक्वेशन बनेगा, ये क्या आपका रिटर्न देगा, ये आपका 1 रिटर्न देगा। 1 रिटर्न देगा, ये ई रिटर्न करेगा, ई रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि ये होता है आपका n/√n फैक्टोरियल है और ये ई के बराबर होता है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे उल्टा है। तो उल्टा बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/e के बराबर होगा। अगर मान लो कि ये इस तरीके से होता है, n/ के फॉर्म में होता है तो ई होता, लेकिन क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर नीचे है, तो ये 1/e लिख सकते हैं। तो हमने इसकी जगह पे ई रख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो है लॉग वाला, इस वाले को एक साथ आप देखना है। हम जानते हैं जो फॉर्मूला हमारा कहता है, अगर log 1 + x है और अपॉन x रहता है तो ये क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसके जगह पे 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगला देखो, अगला जो है इस वाले को साथ में आप लेके चलना है, इस वाले को साथ को देखो, इस वाले को साथ में, इस वाले को देख रहे हो कि जब e⁻x होता है और -/x होता है तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। तो क्या मैं इसके जगह पे 1 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो देखना है, अब आपको इसको देखना है, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को देखो, ये क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देखना, जो थर्ड फॉर्मूला है, अगर मान लो n है और n से इंटू किया वो √2πn से और उसका n फैक्टोरियल है, तो कुछ इस तरीके का मिल खा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अगर इस फॉर्म में रहता है √2πn के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे लिखते हो e, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, e लिख सकते हो। तो जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा e इंटू, ये क्या होगा, 1/e, और यहाँ पे क्या बचा है, n बचा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे n, और जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे आपको 1 रखना है, और ये बचा आपका 28/n माइनस, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 21 × n होगा, और ये क्या होगा, 1 इंटू, नीचे क्या बचा, नीचे आपका बच रहा है e, नीचे क्या बच रहा है, ये e बच रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जो आपका ये दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो इसको, इस वाले को आप देख रहे हो n/n फैक्टोरियल, उसका पावर क्या है, 1/n है, कुछ इस तरीका दिख रहा है फोर्थ वाले फॉर्मूला की तरह। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। तो देखो नीचे आपको क्या मिला, नीचे आपको मिला e/e। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो e से e कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 बचेगा। ठीक है,
तो अब इसको और ये ई से ई कट गया है तो यहाँ पे बचेगा क्या 1। अब इसको आप लिख सकते हो n इंटू, और ये बचा आपका 28/n, और ये क्या बचा आपका 21/n। अब दोनों का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो इसको आप लिख सकते हो n, 28 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 7 बचेगा। n से n क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया, और ये क्या मिला आपको 7 मिला, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या आपका हुआ, जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो आपका जो आएगा वैल्यू वो कितना आएगा, वो 7 के बराबर आएगा। तो आप इसका आंसर कितना लिखोगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे करना है, आपको कुछ करना नहीं था। जो भी आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिए गए फॉर्मूले को ध्यान से देखना है और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए क्या करना है, आपको लिमिट निकालना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। फाइंड द लिमिट, ये भी लिमिट वाला क्वेश्चन है। फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपका गिवन है an, जहाँ पे n जो है वो क्या है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, जहाँ पे क्या हो, जीरो शामिल नहीं है। ठीक है, आप जीरो नहीं रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि an इक्वल टू क्या दिया है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। an आपका जो सीक्वेंस दिया गया है वो दिया गया 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस करके आपका दिया है प्लस 10n माइनस 5 और डिवाइडेड किया है n स्क्वायर से। अब अगर इसका लिमिट निकालना है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो अगर आप n ऊपर है तो आप लिमिट अप्लाई ना करो, क्योंकि पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो इन्फिनिटी की तरह चला जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि जो n हो वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। तो हम किसी भी तरीके से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम n को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, वो वाला जो पर्टिकुलर टर्म हो वो जीरो के बराबर हो जाए और उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे सब में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है। तो हम सारे सीक्वेंस में से 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 में से ये करोगे तो 5 से 15 होता है। यहाँ पे करोगे 5 कॉमन लिए तो 5 यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा, और ऐसे करके यहाँ पे प्लस 2n माइनस 1 बचेगा, और नीचे क्या होगा आपका, नीचे आपका n स्क्वायर होगा। अब इसको ध्यान से देखो, कुछ ये मिलता जुलता दिखाई दे रहा है इससे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट करके। अब इसको जब ध्यान से देख रहे हो, केवल इसमें ये वाला टर्म नहीं है 1, और बाकी सारे टर्म है 3 प्लस 5 प्लस 7 है, और ये क्या आपको दिख रहा है, ये आपका ऑड नंबर है। क्या है, ये ऑड नंबर है। और ऑड नंबर का क्या है, ये फर्स्ट जो आपके नंबर है, ऑड नंबर है, उनका सम निकाला गया, यानी कि प्लस किया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि जब हमें सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर दिया होता है, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे करके दिया होता है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि अगर मुझे n तक क्या करना होता है, अगर n फर्स्ट ऑड नंबर का सम निकालना होता है तो ये किसके बराबर होता है, ये n स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑड का सम निकालता हूँ, फर्स्ट ऑड का सम निकालूंगा तो ये n स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मुझे इवन का निकालना होता है तो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, अगर 2 से स्टार्ट करूँ, 2 प्लस 4 इस तरीके से अगर मैं स्टार्ट करूँ और n तक क्या करूँ, इसका सम निकालूँ, तो ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का जो सम होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। अगर वही बात करूँ सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर की, अगर मैं n नेचुरल नंबर लूँ और उनका सम करूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आपका ऑड का क्या होता है, ऑड का हमने देखा, ऑड का n स्क्वायर से निकालते हैं। अगर सम इवन नंबर निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर का निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 होता है। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना होता है, ये तो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अगर ऐसे ही बात करो, अगर मुझे आपको सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर का निकालना है, अगर मान लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है, ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1, और ये क्या होगा 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसका फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर का। अगर वही मैं बात करूँ, सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब का अगर निकालना हो, अगर n क्यूब का सम निकालना होता है तो ये हम निकालते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और सबका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में कुछ दिख रहा है, ऑड वाला सम दिया गया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो इसका होता है n स्क्वायर। और हमें यहाँ दिख रहा है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे 1 शामिल नहीं है। अगर पूरा ये होता तो ये क्या होता है, ये n स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 शामिल नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे 1 को मैं हटा दूंगा, यानी कि इसे -1 कर दूंगा। ठीक है, क्या करूँगा मैं, -1 कर दूंगा। तो जब मैं -1 करूँगा तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 5, और इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है, n स्क्वायर से डिवाइडेड है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 5, दोनों में क्या कर दो आप, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये आपका मिलेगा n स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा 1/n²। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर निकल जाएगा तो ये 1 बचेगा, और ये क्या होगा 1/n² होगा। अगर आप लिमिट लेते हो, लिमिट an अगर लिमिट लेते हो इसका, तो ये क्या होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेके जाओगे तो अब क्या होगा 1/n²। ये क्या डिनोमिनेटर में है तो ये 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू, 1 में से 0 माइनस करते हो तो 1 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये होगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये केवल थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 लिमिट, और ये x टेंड टू 21 प्लस है, और ये क्या है यहाँ पे आप देखो ये फ्लोर का है सिंबल, ये क्या है फ्लोर x दिया हुआ है, -3 लिमिट x टेंड टू 4 निगेटिव है, यानी 4 निगेटिव की तरफ टेंड है, 4 माइनस की तरफ टेंड है, और ये क्या है यहाँ पे फ्लोर x दिया गया है। वेयर जो फ्लोर x है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x को डिनोट करता है। अब ये देखो थोड़ा सा इस तरीके से लैंग्वेज में यूज़ किया गया, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या डिनोट करता है, तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देखो, ये जो आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके का बनाया गया फॉर्मेट में, ये आपका क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये देखो नीचे की तरफ टेंड हो रहा है, तो जहाँ पे ये आपको दिखने को मिले इसका मतलब होता है फ्लोर निकालना। फ्लोर ऑफ x की बात हो रही है। अब फ्लोर से क्या समझ में आता है, जब पहली बार आप फ्लोर समझते हो तो फ्लोर जहाँ पे आपके पाँव हैं, जमीन पे पाँव है, फ्लोर के आपके घर के क्या होता है फ्लोर नीचे होते हैं, तो जहाँ पे फ्लोर है इसका मतलब आप ध्यान लगाना कि फ्लोर का मतलब क्या होगा बिलो या बॉटम। क्या लेना है, बिलो या बॉटम लेना है, बस इतना याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई मतलब इतना भारी भरकम ये सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है कि क्या मतलब ये डिनोट करते हैं। तो देखो इसका मतलब होता है फ्लोर, और फ्लोर का मतलब होता है बिलो या बॉटम। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। देखो ये जो आपके फ्लोर हो गए और सेलिंग होते हैं, ये आपके फंक्शन में आते हैं, ये आपके स्टेप फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन दो तरीके होते हैं, एक फ्लोर फंक्शन होता है और सेलिंग फंक्शन होता है। जो फ्लोर फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। हम क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेते हैं, लेकिन कौन लेंगे, लेस देन और इक्वल टू एक्स लेते हैं। कुछ समझ में नहीं है, कोई बात भी नहीं है समझने की। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। हमने देखा फ्लोर मतलब क्या होगा, फ्लोर मतलब बिलो या बॉटम। फ्लोर मतलब जैसे ही फ्लोर आए, ये वाला सिंबल आए, इसका मतलब आप समझना कि क्या होगा, बिलो या बॉटम। फ्लोर कहाँ पे होता है घर में, बिलो ही होता है या बॉटम में होता है, नीचे ही होता है। तो अब देखो अगर मैं इसको एग्जाम्पल की तरह समझाऊं, अगर मैं बताऊं x की जगह मैं 1.2 लेता हूं, इसका फ्लोर लेना है, तो इसका मतलब फ्लोर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। आपको क्या लेना है, आपको इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वो जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो क्या होनी चाहिए, इससे नीचे हो, 1.2 से नीचे हो। तो 1.2 से नीचे कौन होगा, ये 1 हो सकता है वैल्यू, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, और -1 हो सकता है। अब मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा मतलब बने रहो, मैं आपको बता दूंगा इसका ट्रिक कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको ये वाला जो डेफिनेशन है वो भी समझ में आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x मतलब क्या हुआ। देखो हमें 1.2 का फ्लोर निकालना है, तो इसका मतलब कि आपको वैल्यू जो लेना है वो लेस देन और इक्वल टू क्या ले सकते हो, x की वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इंटीजर लेना है। तो ये इसका इंटीजर क्या होगा, आप ले सकते हो 1.2 से जो नीचे वाला इंटीजर होगा, वैल्यू लेस देन इंटीजर होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, और -1 हो सकता है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब हमने ये निकाला। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इन वाले वैल्यू में से सबसे बड़ा वाला इंटीजर क्या है, -1 सबसे बड़ा है, नहीं, सबसे बड़ा क्या है, 1 है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, 1। तो जो 1.2 जो अगर x की वैल्यू होगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं अब यही मैं फ्लोर को की बात करूँ, अगर इसे x की वैल्यू 7.5 रखता हूँ और इसका फ्लोर निकालना है तो क्या देगा, तो देखो ना सबसे पहले क्या करेंगे, 7.5 से जो भी क्या हो नीचे वाली वैल्यू हो उसको हम लेते हैं। जैसे 7.5 के नीचे क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, और ऐसे करके 1 जितना भी हो सकता है। अब हमने वैल्यू लेस देन तो लिया, अब इससे में क्या लेना है, इन वाले वैल्यू में से जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा वही होगा। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, इनमें से 7 है, यानी कि इसकी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो सिंपल टर्म में आप देखो जो भी आपको दिख रहा है, जो भी पॉइंट में अगर दिखे, अगर उसका आपको क्या निकालना हो, उसका अगर आपको फ्लोर निकालना हो तो पॉइंट वाला छोड़ के जो आगे दिखे वही उसका आंसर होगा। जैसे 1.2 था, इसका आंसर आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 7.5 था, इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। उससे ये पॉइंट वाला हटा देना और जो पॉइंट की तरफ बचेगा वही लेना आपको। जैसे अगर मैं वही बात करूँ कि आपका अगर मैं ले लूँ फ्लोर में 1927.7375,
अगर इसका फ्लोर वैल्यू लेना है तो क्या होगा, इसका फ्लोर वैल्यू इसको हटा दो, इससे नीचे वाली वैल्यू क्या हो सकती है, 1927 से स्टार्ट होगी, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 1927 होगा। आया समझ में? तो ऐसे ही 1.2 का 1 वैल्यू देगा, 7.5 का 7 देगा, और 1927.7375 का क्या देगा वैल्यू, वो 1927 देगा। ठीक है, ये होता है आपका, क्या लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी x होती है उससे हम सारे के सारे जो लेस वैल्यू होती है उनमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वही हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे इससे लेस वैल्यू क्या है और उनमें सबसे बड़ा क्या है, 1 है, तो इसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इससे नीचे जितने भी सारे वैल्यू है उसको हमने लिखा बिलो, आप देख फ्लोर से बिलो याद रखना, उसकी बिलो वाली वैल्यू रखनी है, और जो सबसे ऊपर वाला जो इंटीजर होगा वही क्या लेंगे, हम उसका आंसर ले लेंगे। जैसे इसके नीचे कई सारे आपके होंगे, लेकिन उनमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आप बिलो से याद रखना कि बिलो वाली वैल्यू लेनी है और बिलो वाली वैल्यू में से सबसे बड़ा वाला ले लेना है। ठीक है, तो फ्लोर से याद रखना बिलो। अब इसी का अपोजिट होता है सेलिंग फंक्शन। सेलिंग फंक्शन को हम ऊपर देख रहे हो ना, छत ऊपर होता है, सेलिंग ऊपर होता है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये क्या करता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा था आपका फ्लोर, अब ये क्या करेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर लेगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अब जो हम यहाँ पे उससे नीचे वैल्यू ले रहे थे, वैल्यू लेस देन ले रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स से क्या करेंगे, ऊपर वैल्यू लेंगे और उसमें से जो सबसे छोटा वाला इंटीजर होगा वही ले लेंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। अगर मान लो मुझे सेलिंग निकालना है किसका, 1.2 का, अगर वही मुझे फ्लोर निकालना होता तो मुझे क्या मिला, 1। उससे हम 1.2 से नीचे वाले इंटीजर वैल्यू लेते हैं। 1.2 से नीचे क्या था, 1 0 -1 -2 था। अब इसके जस्ट अपोजिट ले लो। अब -2 से जो भी ऊपर वाले वैल्यू होंगे वो हमें लेना है। जैसे ऊपर वैल्यू क्या हो सकता है जो इंटीजर में हो, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यहाँ पे क्या लेना है, वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पे 2 से 2 3 4 5 और वो भी इंटीजर में होने चाहिए। अब हमने तो उससे वैल्यू बड़ी ले ली 1.2 से, जो x है। अब इन वाली बड़ी वैल्यू में से जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। तो 1.2 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करूं, अगर आपको 0.2 का क्या निकालना हो, सेलिंग निकालना हो, तो 0.2 के बाद वाले जो बड़े नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे आप बताओ। इससे बड़ा वाला इंटीजर क्या हो सकता है, इससे बड़ा इंटीजर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन इन वाले वैल्यू में से क्या लेना है, हमें सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। क्या लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अभी भी समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अगर मान लो कि 3 दे दिया, 3 से क्या करना है, 3 से सबसे 3 वाला जो होगा वो x के बराबर ही हो सकता है इंटीजर, तो ये 3 इंटीजर हो गया। 4 हो सकता है वैल्यू, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। और इन वाले ग्रेटर वैल्यू में से क्या लेना है, मुझे स्मॉलेस्ट वाला लेना है यानी कि 3 लेना है। तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ऐसे ही अगर मान लो मैं बात करूँ, अगर मैं ले लूँ 0.5 माइनस में वैल्यू, -0.5 लेनी है, तो इसका जो सेटिंग आएगा वो क्या आएगा, इसका सेटिंग जो होगा, इससे ऊपर वाले जा रही वैल्यू ले लो। 0.5 के ऊपर क्या होता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। लेकिन सबसे जो स्मॉलेस्ट इसमें है क्या है, 0 है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो समझ में आया, अगर माइनस में 0.5 है तो उसकी सेटिंग जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। 1.2 का 2 होगा, ऊपर वाली वैल्यू होगी। 0.2 का क्या होगा, उससे ऊपर 1 होगा। 3 जो होगा, अगर सेम इंटीजर है तो 3 होगा, अगर -0.5 है तो 0 होगा। और वैसे ही अगर आप फ्लोर का लेते हो तो फ्लोर से याद रखो बिलो, और जो सेलिंग होता है वो क्या होता है आपका, एवब होता है। तो इससे एवब याद करो। आगे समझ में, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये अगर आपको समझ में आ गया फ्लोर फंक्शन, सेलिंग फंक्शन, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है। देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है, ये वाला इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं। ये इक्वेशन दिया गया है 5 लिमिट x जो टेंड कर रहा है वो 21 प्लस की तरफ जा रहा है। अब 21 प्लस की मतलब, ये कहने का मतलब कि आप समझना इसको, ये आपका ये फ्लोर है, ये क्या है, फ्लोर दिया गया है x। अगर मान लो कि 21 प्लस है तो आपका 21 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, ये 21 से ज़्यादा होगा, 21 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है। ठीक है, अब बताओ आप कि अगर मुझे इसका फ्लोर लेना है, जैसे मैंने लिया था 1.2 का मुझे फ्लोर लेना था। ठीक है, क्या लेना था, फ्लोर लेना था। तो इसका फ्लोर क्या निकल के आया, 1 आया। ऐसे ही मैं क्या किया, अगर मान लो कि मुझे लेना हो 21.367 कुछ भी अगर लेना हो, 21 से बड़ा हो, तो इसका फ्लोर क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा। तो आप बताओ कि अगर यहाँ पे x जो टेंड है 21 प्लस है, यानी कि 21 से बड़ा कोई नंबर होगा, तो इसका जो लिमिट निकल के आएगा वो क्या आएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5 × 21, जिसका फ्लोर आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 × 5, 5 × 2 = 10, 105। तो हमने इस वाले पार्ट को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, और इसकी वैल्यू कितनी आई, ये आई 105। अब ये जो माइनस में इसका कैलकुलेट करते हैं, माइनस में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -3 लिमिट, और x टेंस किधर है, 4 निगेटिव में टेंस क्या है, ये आपका है, और ये क्या है आपका फ्लोर दिया गया है।
अब आप बताओ 4 निगेटिव मतलब क्या होता है। 4 निगेटिव मतलब 4 से नीचे, मतलब क्या हो, जस्ट 4 से नीचे वाली कुछ वैल्यू हो। तो जब 4 से नीचे अगर होती है, जैसे 4 के नीचे मतलब 4 ना हो, तो 4 के नीचे क्या हो सकता है, मैं अगर बात करूँ 4 के नीचे हो सकता है 3.99 समथिंग हो सकता है। 4 के नीचे और क्या हो सकता है 3.88 समथिंग हो सकता है, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। अगर आप इसके क्लोजेस्ट वैल्यू लेते हो, इसका मतलब आप जो भी वैल्यू लोगे, इधर होता है आपका राइट साइड जाते हो, और इसमें क्या होता है, इसमें आपका 4 के निगेटिव इस साइड जाते हो, यानी कि ये वाला शामिल नहीं होता है, इसके इधर शामिल होता है, ठीक है, इधर जाते हो। तो जब आप इसको लोगे और इसका फ्लोर लोगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3 इंटू, अब आप बताओ कि अगर 4 नहीं है, 4 से जस्ट नीचे है, थोड़ा सा उसके 4 की तरफ है, तो ये 3.99 हो सकता है, 3.88 हो सकता है। और जब इसका फ्लोर निकालते हो तो क्या लोगे, अब जो आगे वाला पार्ट होता है वही लेते हो, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 3 लिख सकते हो। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकल के आई, ये क्या आई, यहाँ पे मुझे आई वैल्यू 9। और मुझे क्या करना है, इस वाले से इसमें माइनस कर देना है, यानी कि 105 आया, यानी कि दोनों मैंने अलग अलग टर्म का सॉल्व किया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये का टर्म का आया 105 और इसको माइनस कर देना इससे, तो 105 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 96। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था वो आपके फ्लोर पे डिपेंडेंट था। अगर ये आपको समझ में आया कि स्टेप फंक्शन, फ्लोर और सेलिंग क्या होते हैं, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप ये वाला जो फ्लोर है इस ग्राफ भी समझ लो, कि जो भी आपका थोड़ा सा भी बाकी होगा, समझ में नहीं आया होगा, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने बताया कि अगर x की वैल्यू, मान लो ये क्या होता है, यहाँ पे जो डॉटेड है उसका मतलब ये इंक्लूडेड है, और ये जो सर्कल में है ये एक्सक्लूडेड है, यानी 1 इसमें शामिल नहीं है। अब आप x की वैल्यू 0 से लेके आप 1 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू लेते हो, आप मान लो यहाँ से देखते हो यहाँ तक जो भी वैल्यू ले लो, 1 नहीं शामिल है इसमें, यहाँ पे जितनी वैल्यू लोगे इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे वाई एक्सेस क्या है 0 है। तो और आगे बढ़ो, अगर आप क्या करो, अब 1 से लेके चलो, अब अगर मान लो x में यहाँ पे रखना है 1 से स्टार्ट कर रहे हो, और 2 से जस्ट नीचे तक, 2 शामिल नहीं है, 2 के जस्ट नीचे तक अगर आप लेते हो, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। अब मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ, जैसे अगर मान लो कि यहाँ से आप देख लो, अगर आप 0 लेते हो तो अगर इसका आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। अगर मान लो कि इस फंक्शन में रखते हो 0.5 रखते हो, जैसे यहाँ पे 0.5 एक्सिस है, लेकिन उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है, यानी कि इसका भी फ्लोर मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अगर आप कुछ भी रख लो 0.99 रख लो, तो इसका भी जो फ्लोर होगा ये कहीं 0.99 यहाँ पे होगा, लेकिन आप ग्राफ में देख रहे हो जो इसका वाई आ रहा है, इसका आउटपुट जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इससे आप ये समझ रहे हो। अब क्या कर रहे हो, आप देखो अब x की वैल्यू 1 रख रहे हो, यहाँ पे हमने 1 रखा, अब मुझे फ्लोर निकालना है 1 का, 1 के आगे बढ़ा रहे हो x का, मान लो कि यहाँ पे क्या होगा 1.5 होगा, हमने क्या किया यहाँ पे 1.5 रखा फंक्शन में। तो आप देख रहे हो कि चाहे 1 हो चाहे 1.5 हो, तभी भी जो आउटपुट आ रहा है y क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका भी जो आउटपुट आ रहा है 1 आएगा, इसका भी आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जो इससे नीचे वाली जो वैल्यू हो रही है उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे आप नीचे ये वाला भी देख सकते हो, तो इससे आपको फ्लोर वाला समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन सेम आपके ये जो आपका डायरेक्शन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी बेसिस पे है। सपोज ए कंपनी रन्स 3 एल्गोरिदम टू एस्टिमेट इट्स फ्यूचर ग्रोथ। जो एक कंपनी है ये 3 एल्गोरिदम रन करती है, क्या करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा। सपोज द एरर इन द एस्टिमेशन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल नंबर एंड ऑफ डेटा एज फॉलोज। ये इस डेटा पर डिपेंड करता है, यानी कि एरर जो आपका निकलेगा, एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिदम ए, इसको an से डिनोट कर रहा है, इसका कुछ इस तरीके का सीक्वेंस है। अगर मान लो एल्गोरिदम 2 है, इसका एरर निकलेगा तो कुछ इस तरीके का इसने आपका एल्गोरिदम बनाया है। जो CN एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम 3, इसका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है, और ये भी बोल दिया कि जो n है वो क्या है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है। सपोज द कंपनी हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन हैंड, वी कैन एस्यूम n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि ये भी एक लिमिट वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। n क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी है। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन बिलो। आपको क्या निकला है, क्वेश्चन 8 का आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट, MSQ वाला क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो सकते हैं, आपको धीरे धीरे एक एक करके स्टेप पढ़ना है। क्या एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिदम 2 विल बी 0.500, यानी कि बोला है कि जो एल्गोरिदम 2 का जो हमें दिया गया इक्वेशन, क्या इसका जो एरर होगा वो क्या 0.500 होगा। क्या ये बोल रहा है सेकंड वाला ऑप्शन में, एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिदम 2 विल गिव द मिनिमम एरर, यानी कि जो एल्गोरिदम 2 है अगर इसको एरर इसका फाइंड करते हो तो क्या 1, 3 से क्या करेगा, कम मिनिमम एरर देगा सबसे, या फिर आपका जो एल्गोरिदम 2 है वो मैक्सिमम एरर देगा। यानी कि सब मिला के कह क्या रहा है, आपको जो एल्गोरिदम 1 दिया है इनका आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक का क्या निकालना है, आपका एरर निकाल लेना है कि हाँ ये इतना an जो है वो कितना एरर देगा, bn कितना एरर देगा, cn कितना एरर देगा, और क्या करना है उसको कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो आपका कुछ बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल लिमिट वाला फंक्शन लगने वाला है। अगर आप इन जितने भी दिए गए एल्गोरिदम है, जैसे an हो गया, bn हो गया, cn हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको कंपेयर करके लिखना होता है। तो सबसे बड़ा अप्रोच मैंने अभी बताया रामबाण।
कि जहाँ पे भी आपको n दिखे और n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो उसको मुझे ऊपर नहीं रखना है, मुझे ऊपर n को कतई नहीं रखना है, मुझे सॉल्व करना है इसको 1/n के फॉर्म में, क्योंकि मुझे ये वाला वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए जब n टू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूँ तो। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, तो मुझे इससे बचना है, इसकी तरफ जाना है। तो अब देखो पहला वाला हम एल्गोरिदम लेते हैं, पहला वाला जो एल्गोरिदम लिखा हुआ वो NaN है, एल्गोरिदम 1। इसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है n² प्लस 5n अपॉन 6n² प्लस 1 दिया गया। अब हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं n² पहले ही है, यानी कि ये क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि ऊपर नीचे हम n² से डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, n² डिवाइडेड बाई n² प्लस यहाँ पे 5n लिखा है, इसको भी हम n² से डिवाइड कर देते हैं। नीचे है आपका 6n², इसको भी हम n² से डिवाइड कर देते हैं। और है यहाँ पर 1, और इसको भी क्या करेंगे, हम n² से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा, n² से n² निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये क्या बचेगा, यहाँ से n से n ये निकलेगा, ये n से n ये निकलेगा, और यहाँ पे 1/n² रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 5/n, और ये क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 6 प्लस 1/n²। अब देखो कहीं भी आपको n ऊपर नहीं दिखने को मिल रहा है, n यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है। अब हम क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट an जब आप लोगे और इसमें क्या करोगे आप, जब n को क्या करोगे, इन्फिनिटी तक टेंड करोगे, तो ये जो होगा, ये वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपको 1/6। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये नियर अबाउट वैल्यू देगा 0.166 के बराबर आएगा। तो हमने क्या किया, हमने an की वैल्यू निकाल ली। अब ऐसे करके हमें क्या निकालना है, जो हमारा एल्गोरिदम 2 है bn क्या है, ये वाला गिवन है, इसको हमें निकाल लेना है। तो bn देखो क्या है, bn दिया गया है 1/8 प्लस -1 इसका पावर n है, और ये क्या है 1/n है। ठीक है, अब हमें पता है कि इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लिमिट लेते हैं तो जब मुझे लिमिट लेना होगा, लिमिट अगर मुझे bn लेना है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, n है। अगर इन्फिनिटी की तरह जा रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n क्या है आपका, इसको 1/n की तरह लिखोगे, -1/n है, इसको 1/n की तरह लिख सकते हो। तो ये जो होगा पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या बचेगा, 1/8 बचेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 0.125 मिलेगा। तो जो bn की वैल्यू आई, एरर जो कैलकुलेट होगा, एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिदम 2, ये आएगा 0.125। ऐसे ही आपका जो तीसरा एल्गोरिदम है जो कि है cn, उसको कैलकुलेट कर लो। इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है en प्लस 4/7 का पावर en। अब यहाँ पे जो e का पावर n है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसको मुझे सॉल्व करना होगा और e का पावर n को डिनोमिनेटर में लेके जाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर में en से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं en का पावर, और en से हमने डिवाइड कर दिया, और इस वाले टर्म में भी क्या करना होगा, en से डिवाइड करना होगा। और जो 7en है, e का पावर n, इसको भी हम e का पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ कट के 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4/e का पावर n, और यहाँ पे बचेगा e का पावर n से ही पावर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7। अब ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 1 प्लस 4 अपॉन क्या है, e का पावर n। अब ये e का पावर n है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी से जब आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा, वो 0 के टेंड हो जाएगा। आप इसको ले सकते हो, जब इसका लिमिट लोगे आप, जब इसका आप लिमिट लोगे तो ये क्या होगा, ये आपका जो होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये क्या होगा 7, 1/7 होगा। और इसको जो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.143 के बराबर होगी। यानी कि जो हमने एरर कैलकुलेट किया an का, वो कितना निकला, वो नियर अबाउट निकला 0.166। जो bn का निकला, उसकी वैल्यू जो निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 0.125 निकल रही है। और जो एस्टिमेशन निकल रहा है cn का, वो कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है 0.143। अब इसके बेसिस पे आप देख सकते हो, बोल रहा है एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिदम 2 विल बी 0.500। देखो 2 में क्या आ रहा है, 0.125 आ रहा है, यानी कि ये वाला तो गलत है। एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिदम 2 विल बी द मिनिमम एरर। अब इसमें से देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0.16, 0.12 है, 0.143 है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, एल्गोरिदम 2 यानी bn वाला है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन पढ़ो, एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिदम 2 विल बी गिव द मैक्सिमम एरर। बोला है कि एल्गोरिदम 2 वाला इसका जस्ट अपोज बोल रहा है, बोला कि मैक्सिमम एरर देगा, लेकिन सबसे मिनिमम एरर यही दे रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये वाला भी क्रॉस आउट हो जाएगा। Both algorithm 1 and algorithm 2 will be the give the same error and that will be the maximum। अब बोल रहा है एल्गोरिदम 1 ले लो, यानी an ले लो और bn ले लो, दोनों सेम दे रहे हैं, तो ऐसा है नहीं, 0.166 दे रहा है an, और जो bn दे रहा है वो दे रहा है 0.125, यानी कि ये भी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिदम 1 विल बी 0.166। अब आप देख रहे हो कि जो बोल रहा है कि एल्गोरिदम 1 यानी कि an की वैल्यू जो दे रहा है एरर, ये इसका आ रहा है कितना वैल्यू, 0.166, जो कि एकदम सही है, तो यानी कि ये भी सही होगा, यानी कि इसके 2 ऑप्शन ही राइट होंगे। तो 8 वाला आपका ऑप्शन हो गया, हमने एल्गोरिदम वाले का जितना भी एरर था उसका एस्टिमेटेड एरर फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसी पे आपका 9th वाला क्वेश्चन डिपेंडेंट है। ये 9th वाला बोल रहा है
कि सपोज अ न्यू एल्गोरिदम इज डिजाइन। अब क्या हो रहा है कि नया एल्गोरिदम डिजाइन हो रहा है टू प्रोडिक्ट द ग्रोथ ऑफ कंपनी का ग्रोथ दिखाने के लिए, प्रोडिक्ट करने के लिए। एंड द एरर इन एस्टिमेशन बाय न्यू एल्गोरिदम इज गिवन बाय ए एन माइनस बी एन। जो आपका इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, अब क्या मिल रहा है, ए एन माइनस बी एन वाला जो है वो यूज़ कर रहा है। वेयर ए एन एंड बी एन आर द सेम एज डिफाइंड। जो पहले ए एन और बी एन निकाला था वही है, दोनों में माइनस कर रहा है। ए एन पहले वाले एल्गोरिदम को माइनस कर दे रहा है दूसरे वाले एल्गोरिदम से। चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। इन वाले ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो नया एल्गोरिदम मिल रहा है उसको फाइंड कर लेते हैं। जो नया एल्गोरिदम मिल रहा है, सपोज करो इसको हम मान लेते हैं डी एन। तीन तो एल्गोरिदम था, ये फोर्थ वाला एल्गोरिदम मिल रहा है नया वाला। तो जो डी एन दे रहा है वो बोल रहा है कि ए एन माइनस बी एन के बराबर है, ए एन माइनस बी एन के बराबर है। तो अब बताओ मुझे कि ए एन की वैल्यू तो हमने निकाली थी ना, ए एन की वैल्यू क्या थी, हमने पहले ही निकाली हुई है। क्या था ए एन की वैल्यू, ए एन की जो वैल्यू दी है, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे नोट डाउन भी किया था। ए एन की वैल्यू जो दी गई है वो 0.166 है और जो बी एन की वैल्यू दी गई 0.125 है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू क्या है आप बताओ, यहाँ पे है ए एन की वैल्यू 0.166 है और बी एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.125 है। जब दोनों की माइनस करोगे तो हमें डी एन यानी कि नया एल्गोरिदम है उसका हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा और ये होगा 0.041। अब हमें क्या करना है, अब सबको यहाँ पे लिख लो। हमने ए एन की जो निकाली थी एल्गोरिदम 1 का, उसका जो एरर निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 0.166। जो बी एन निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0.125 निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। और जो आपका सी एन निकल के आया वो क्या है, 0.143 निकल के आया। और जो मैंने नया वाला जो एल्गोरिदम निकाला और उसको हमने माना कि डी एन है, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, वो निकल के आ 0.041। तो हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा एरर किस में कैलकुलेट हो रहा है, वो ए एन की वैल्यू सबसे बड़ी है। उससे बड़ा क्या है, सी एन है, यानी उससे छोटा सी एन है। और सी एन से छोटा क्या है, आपका बी एन है। और जो सबसे कम जो एरर आ रही है वो किस में आ रही है, न्यू वाले में आ रही है, यानी कि आप बोल सकते हो डी एन, या फिर जो नया डिजाइन किया गया है, नया एल्गोरिथम, न्यू एल्गो आप लिखते हो इसको। कुछ इस तरीके का इनका फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करो, आप इन ऑप्शन को देखो। द एरर इन एस्टिमेशन यूजिंग द न्यू एल्गोरिथम इज लेस देन द एरर इन एस्टिमेशन यूजिंग एल्गोरिथम। बोला कि जो हमने नया वाला निकाला, ये वाला निकाला, ये जो आपका एरर दे रहा है न्यू एल्गोरिथम इज लेस देन एरर इन एस्टिमेशन यूजिंग एल्गोरिथम 1। इसकी जो वैल्यू है वो ए एन से कम है। तो बाकी में सबसे कम तो डी एन ही दे रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। दूसरा वाला पढ़ो, द एरर इन एस्टिमेशन यूजिंग एल्गोरिथम 2, एल्गोरिथम 2 से आप जो एरर मिल रहा है लेस देन द एरर इन एस्टिमेशन यूजिंग न्यू एल्गोरिथम। अब ये बोला है कि बी एन की वैल्यू जो है वो डी एन से कम है, ऐसा तो नहीं है, बी एन की वैल्यू जो है वो डी एन से ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन बोल रहा है द एरर इन एस्टिमेशन यूजिंग द न्यू एल्गोरिथम इज लेस देन द एरर इन एस्टिमेशन यूजिंग एल्गोरिथम 3। बोला कि जो नया एल्गोरिथम है डी एन, वो क्या है, वो लेस देन है किससे, एल्गोरिथम 3 से। तो वाकई में जो आपका जो सी एन है वो क्या है, सेकंड नंबर पे है, और ये क्या है, लास्ट में है। सबसे कम केस में आ रहा है, डी एन में ही आ रहा है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, क्योंकि सी एन से क्या है, कम ही दे रहा है। The error in estimation using the new algorithm cannot be compared with the error in estimation using algorithm 3। ऐसा नहीं कि हम क्या कंपेयर नहीं कर सकते, हम कंपेयर कर सकते हैं। और ये कंपेयर करके ये निकल रहा है कि ये क्या दे रहा है, सबसे कम एरर एस्टिमेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके दो ऑप्शन सही होंगे, ए और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आज का जो लास्ट क्वेश्चन कहता है, सपोज द कंपनी मॉडिफाइड द एरर इन एस्टिमेशन बाय एल्गोरिथम 3। ये बोल रहा है कि जो एरर जो आपका एल्गोरिथम 3 था, जो सी एन हमने निकाला था, उसमें कुछ इन्होंने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। अब इसको क्या कर दिया, जो पहले क्या था, इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। पहले क्या था, ये पहले जो आपका था, ये था आपका सी में, जो सी एन ये था कुछ इस तरीके का, ये फॉर्म में था। अब ये कर रहा है, इस वाले एल्गोरिथम को उसने मॉडिफाई कर दिया, एल्गोरिथम 3 को। अब जो सी एन को मॉडिफाई करके क्या बोल दिया, सी एन को अब ये कर दिया है एन ई, और इसका पावर जो है 1/12 का पावर एन कर दिया है, और माइनस कर रहा है एन से। तो आप बताओ कि जो नया एरर एस्टिमेट होगा एल्गोरिथम 3 से, उसका वैल्यू फाइंड करके निकालना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हम इसको देखना है और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका लिमिट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसमें देखो, जो n का पावर, एन ई का पावर 1/12 है, और यहाँ पे क्या माइनस है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको मॉडिफाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस वाले नए एल्गोरिथम को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं n। ठीक है, जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/12/n, 12 इंटू n, और माइनस 1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, हमने पिछले वाले जो फॉर्मूले देखे थे कुछ, तो हमें एक फॉर्मूला वहाँ पे मिला था। हमें फॉर्मूला ये मिला था कि अगर हम लिमिट लेते हैं e का पावर x माइनस 1, और अगर इसे वो डिवाइड करते हैं x से, और जब इसका लिमिट लेते हैं तो ये किसकी बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n है, इसको हम इस फॉर्मेट में लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है x की वैल्यू कितनी है, 1/12 n है, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। केवल हमें x से डिवाइड करना है, यानी कि जो x की गिवन वैल्यू है 1/12 n, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, मुझे इस फॉर्मेट का मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके का इसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ।
तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1/12n और यहाँ पे क्या है -1 है। और इसको ऐसे बनाने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/12n है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1/12n से नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हमें क्या करना होगा, सेम बैलेंस करने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे, इसे इंटू कर देंगे 1/12n से, ठीक है, जिससे कोई डिफरेंस ना आए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो है कुछ इस तरीके का बन गया, और हम जानते हैं e⁻x -1 और इसके बेस जो होगा अगर पावर से x सेम है तो ये क्या देता है 1 देता है। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू देगा वो 1 देगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, अगर हम लिमिट लेते हैं, इसका लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, और जो आपका नया जो एल्गोरिथम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n, और इसके जगह पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1, और ये निकल के आएगा कितना 1/12 का पावर 12 इंटू n होगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल के आएगा n इंटू 1/12n, n से n क्या होगा, कट जाएगा, और हमें क्या मिला, हमें ये मिला 1/12। 1/12 को जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, 1/12 को कैलकुलेट करने पे ये आपका आएगा 0.0833, क्या आएगा, यही इसका आपका आंसर होगा। समझ में आया? तो यानी कि जो आपका लास्ट एल्गोरिदम यानी जो सी एल्गोरिदम था उसको मॉडिफाई किया गया, और उसको मॉडिफाई करके ये बनाया गया, और आपसे बोला था कि इसका जो न्यू एरर होगा उसको एस्टिमेट करो। तो हमारा जो न्यू एस्टिमेट एरर आएगा वो कितना आएगा 0.0833, और इसको अगर 3 डिजिट में लिखना होगा 3 डेसिमल पॉइंट में, करेक्ट टू 3 डेसिमल पॉइंट में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0.083 लिख सकते हो। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया कि कैसे करना होता है? तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, जो चारों आप यानी जो टोटल 10 क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।